देखिए भाइयों और बच्चों, देखिए मैं ये बताना जा रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ पार्टनरशिप एक्ट मैंने पहली वीडियो में डिस्कस भी किया था कुछ चीज़ें, लेकिन उसके बाद यह वीडियो अभी पूरी नहीं हुई थी, मुझे कुछ विलम्ब हो गया था। लेकिन मैं आगे का सारा चीज़ वर्णन इस दूसरे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपया ध्यान लगा के और मन लगा के सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद। देखिए, भारत सरकार ने सन 1932 में औद्योगिक प्रगति को दृष्टि में रखते हुए एवं साझेदारी एवं साझेदारी एवं साझेदारी कानून की क्रमियों के निराकरण हेतु अलग से भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 पारित किया, जो मुख्यतः आंग्ल साझेदारी अधिनियम 1890 पर आधारित है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1890 की धारा 73 द्वारा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के 11वें अध्याय को निरस्त किया गया है, पूर्ण नहीं है। भारतीय भागीदारी अधिनियम, ठीक है, भारतीय भागीदारी अधिनियम का उद्देश्य इस विषय पर सब विधियों का संहिताबद्ध करना और उनको अद्यावधिक अप टू डेट करना है। परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह अधिनियम पूर्ण नहीं है, इसको अब भी भारतीय संविदा अधिनियम की सहायता लेनी पड़ती है। इस अधिनियम की धारा 3 यह निर्धारित करती है कि संविदा अधिनियम के सामान्य उपबंध, जहाँ तक वे इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत ना हो, भागीदारी संबंधी संविदा पर लागू होते हैं। तो मेरा ये कहना है आपसे कि ये चीज़ें जो कि सरकार द्वारा बनाई गई हैं, यह पूरी तरीके से लागू हैं। भागीदारी की प्रकृति, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। भारतीय संविदा अधिनियम 1932 की धारा 5 भागीदारी की प्रकृति पर विशेष जोर देती है। इस धारा के अनुसार भागीदारी संबंध संविदा के उद्भूत होता है, परिस्थिति से नहीं, और विशेषकर हिंदू अविभक्त परिवार के सदस्यों जो उस हैसियत में पारिवारिक कारोबार चलाते हैं, या बर्मी पति और पत्नी जो उस हैसियत में कारोबार चलाते हैं, भागीदार नहीं है, वह भागीदार नहीं होते। इस तरह जब हिंदू अविभक्त परिवार के सदस्य पारिवारिक कारोबार चलाते हैं तो उन्हें ऐसा कारोबार में भागीदार नहीं माना जाता और भागीदारी अधिनियम उनके संबंध में लागू नहीं होता। वे हिंदू विधि के अंतर्गत शासित होते हैं, ठीक है ना। तो यह चीज़ ध्यान में रखने के योग्य है। भागीदारी के प्रकार, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। भागीदारी के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। इच्छाधीन भागीदारी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, जहां पर भागीदारी संविदा द्वारा भागीदारी की अवधि निश्चित न की गई हो या भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहां भागीदारी इच्छाधीन होगी। विशिष्ट भागीदारी नंबर 2, जब कोई भागीदारी केवल एक कार्य या व्यवहार के लिए होती है तो ऐसी भागीदारी को विशिष्ट भागीदारी कहा जाता है। भागीदारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकेगा, ठीक है। निश्चित अवधि की भागीदारी, ये है तीसरा। जब भागीदारी करार में भागीदारी की अवधि निश्चित कर दी जाती है तो ऐसी भागीदारी को निश्चित भागीदारी कहते हैं। निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने पर भागीदारी भी समाप्त हो जाती है। चौथा, समान भागीदारी, जहां भागीदारी की संविदा में भागीदारी की अवधि एवं कारोबार का क्षेत्र विकसित नहीं किया जाता है, वहां भागीदारी समान भागीदारी कहलाती है। सीमित भागीदारी 5, जिनमें भागीदारों का दायित्व उनके द्वारा प्रदत्त पूंजी की सीमा
तथा तक अथवा एक निश्चित राशि तक ही सीमित होता है, उसे सीमित भागीदारी कहते हैं। ठीक है। उपभागीदारी, जब कोई भागीदारी कारोबार या व्यापार में प्राप्त अपने अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मिलित कर लेता है तो उसे उपभागीदारी कहते हैं। ठीक। सातवां, अवैध भागीदारी, जब भागीदारी किसी अवैध या अनैतिक कार्य या कारोबार को चलाने के उद्देश्य से गठित की जाती है तो ऐसे भागीदारी को अवैध भागीदारी कहा जाता है। चौथा, अवधारण की परीक्षण, टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग, अथवा भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण के ढंग की विवेचना है। ठीक है। इस बात का विनिश्चय करना कि कोई भागीदारी विद्यमान है या नहीं प्रायः एक कठिन प्रश्न हो जाता है। ठीक है। ना तो यह केवल विधि का प्रश्न है और ना केवल तथ्य का। यथार्थ रूप से यह विधि और तथ्य का मिला जुला प्रश्न है। यह प्रश्न का विनिश्चय पक्षकारों के अभिप्राय से जिसका विवेचन लेखबद्ध लिखितों इंस्ट्रूमेंट्स जिसको कहते हैं, यदि कोई हो कि अंतर्वस्तु कंटेंट से किया जाएगा और पक्षकारों के शब्दों तथा आचरण से किया जाना है। लोग विधि की दृष्टि से वे भागीदारी हो सकते हैं, चाहे लेख में वे ऐसा होने का ही कथन करें, उसी प्रकार चाहे वे अपने भागीदार होने का व्यपदेश करें, रिप्रेजेंट जिसको कहते हैं, और अन्य पक्षकारों के प्रति दायित्वहीन हों, फिर भी वे आपस में भागीदार भी नहीं हो सकते। अतः इस वाद का अवधारण करने में क्या कोई भागीदारी है या नहीं, असली परीक्षण यह है कि देखा जाए कि क्या पक्षकारों के बीच प्रतिनियोक्ता और अभिकर्ता का संबंध है या नहीं, और न केवल यह कि क्या पक्षकार लाभों में अंश पाते हैं या नहीं, और क्या कारोबार सबके फायदे के लिए किया जाता है या नहीं। यही अभिकरण का संबंध ही वह वस्तु है जो भागीता को एक और साधारण सहस्वामित्व से और दूसरी ओर लाभों में अंश पाने के करार से प्रतिभिन्न करती है। इस संबंध को पक्षकारों में असली अभिप्राय का करार से और मामले की परिस्थितियों से जाना जाता है। ठीक है। कोई फर्म वास्तविक रूप में भागीदारी फर्म है या नहीं, यह विधि के एवं तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है। देखिए, इसका अवधारण साक्ष्य द्वारा विचारण के दौरान ही किया जा सकता है, अस्थायी व्यादेश के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय नहीं। ठीक है। पांचवा, भागीदारी तथा कंपनी में अंतर क्या होता है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, भागीदारी को इंग्लिश में कहा जाता है पार्टनरशिप। ठीक। और कंपनी का मतलब कंपनी ही रहता है। कंपनी तथा भागीदारी में अंतर क्या है, यह जानना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान लगाकर सुने आप लोग। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके नोट्स भी मुहैया करा दूंगा, और जो कि किताब चाहेंगे तो वो भी मिल सकती है, मगर आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको समझ सकते हैं या देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश सब में अवेलेबल है, और आपको बताने के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं। टॉपिक रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ, लेकिन आप अपने इच्छा और काम के अनुसार ही उस चीज़ों का अनुसरण करें। देखिए, मैं टॉपिक पे था भागीदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप्स, भागीदारी सिर्फ भागीदारों का समूह होता है। ठीक है। यह विधिक व्यक्ति लीगल पर्सन नहीं है। ठीक है। भागीदारी में भागीदारों का दायित्व व्यक्तिगत तथा असीमित होता है। इसमें असीमित लोग रहते हैं। ठीक। भागीदारी में एक भागीदार अपनी अंश पूंजी को दूसरे भागीदार की सहमति के बिना नहीं बेच सकता है। ठीक है। भागीदारी में एक भागीदार की मृत्यु या उसका निर्गमन, बाहर जाना, भागीदारी को भंग या समाप्त कर देता है। ठीक है। भागीदारी के निर्माण के लिए कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है। और कंपनी में क्या चीज़ है कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति होता है। ठीक है। कंपनी में सदस्यों का दायित्व कंपनी की आस्तियों, एसेट्स तक सीमित होता है। कंपनी में सदस्य अपने अंश बाजार में स्वतंत्रता पूर्वक बेच सकते हैं।
ठीक है। कंपनी के पंजीकरण के पश्चात सदस्यों की मृत्यु या उनकी निवृत्ति से कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 7 सदस्य होने आवश्यक है सार्वजनिक कंपनी की दशा में। ठीक है। भागीदारी तथा संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर क्या है, यह भी आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली जिसको कहते हैं। ठीक है। भागीदारी, पार्टनरशिप और संयुक्त परिवार के